गांव में एक गरीब किसान माधव के घर में रोना धोना मचा हुआ था। उसके माँ, पिताजी, उसकी पत्नी, उसकी बहन सब रोए जा रहे थे और आस पड़ोस के सभी लोग दरवाजे पर कुछ अंदर और कुछ बाहर खड़े हुए उन लोगों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। माधव भैया, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दुश्मनी निकाली है। मुझसे किसी की क्या दुश्मनी होगी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगले हफ्ते बहन की शादी है। सोचा था सारी फसल निकाल दूंगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर देखा तो किसी ने मेरे खेत के सारे आलू चुरा लिए। हाँ माधव बेटा, तेरा कौन दुश्मन हो सकता है? तेरे से सीधा साधा तो इस गांव में कोई है ही नहीं। पता नहीं किसको क्या मिला ऐसा करके। भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। पता था अगले हफ्ते बेटी की शादी है। एक तो गरीब के घर में बेटी दे दी और ऊपर से शादी के समय सारे आलू चोरी हो गए। फिर धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। माधव का परिवार अभी भी रोए जा रहा था। शाम होने को थी तभी माधव की माँ उठी और बाहर जाने लगी। क्या हुआ? कहाँ जा रही है इस समय? मुझसे कुछ मत पूछो माधव के बाबा। भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है, संभल नहीं पाऊंगी। ये कहकर वो घर से निकल गई। माधव और उसके परिवार ने सोचा थोड़ी देर बाहर घूम कर आएगी तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। माधव की माँ वहां से चलते हुए सीधा जंगल के रास्ते से नदी के पास जा रही थी। तभी दबंग चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। वो अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए नदी पर पहुंच गई और फिर उसने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़ और उसे पर एक बड़ा पत्थर बांधने लगी। ये अम्मा को क्या हो गया है? ये पत्थर के साथ क्या कर रही है? पता करना होगा, शायद पत्थर के नीचे कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं था। अम्मा ने उस पत्थर पर बंधी हुई साड़ी के कपड़े को अपने गले में बांध दिया और वे नदी की तरफ जाने लगी। अरे बाप रे बाप, ये अम्मा तो आत्महत्या करने जा रही है, और वो भी इस उम्र में। लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात है। तभी दबंग चुड़ैल चीते की फुर्ती के साथ में उस अम्मा के पास पहुंच जाती है और वो पत्थर उठाकर दूर फेंक देती है। चुड़ैल को सामने देखकर अम्मा घबरा जाती है। अब ऐसा भी क्या हो गया अम्मा, जो इस उम्र में आत्महत्या करने के लिए चल पड़ी? तुझे क्या बताऊं, तू तो एक चुड़ैल है। तू क्या जाने कि इंसानों की जिंदगी में कितने दुख होते हैं। जानती हूँ कितने दुख होते हैं। मैं भी कभी इंसान थी, ऐसे ही चुड़ैल नहीं बन गई। लेकिन मुझे ये तो बता कि अभी तुझे दिक्कत क्या है। फिर माधव की माँ दबंग चुड़ैल को बताती है कि उनके खेत में आलू की खेती पूरी तरह तैयार थी और वो उसे बेचने वाले थे। अगले हफ्ते बेटी की शादी है, अब वो लोग क्या करेंगे? उनके खेत से आलू चोरी हो गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? पूरे खेत के आलू चोरी हो गए हैं? लगता है कोई बहुत ही तगड़ा चोर था। फिर दबंग चुड़ैल उस अम्मा को लेकर उसके घर आती है और सारे परिवार से बात करने के बाद, नुकसान तो देखो तुम्हारा बहुत अच्छा खासा हो गया है, लेकिन अगर बेटी की शादी की बात है तो मैं उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी। नहीं नहीं, मैंने सारी जिंदगी बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। थोड़ी ही सही, लेकिन अपने परिवार को उसी में ही पाला पोसा है। इस तरह मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो काका? बेटी की शादी है अगले हफ्ते। जरा सोच समझ कर तो बोलो, मुझे मदद करने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ यहाँ से दबंग चुड़ैल। जो होगा देखा जाएगा। शादी टूटती है तो टूटे। दबंग चुड़ैल समझ चुकी थी कि वो लोग बड़े ही स्वाभिमानी हैं। इस तरह उससे मदद नहीं लेंगे और ना गांव वालों से लेंगे। लेकिन उस लड़की का चेहरा देखकर दबंग चुड़ैल बार बार उसी के बारे में सोच रही थी कि उसका क्या कसूर है। चोरी करने वाले चोरी कर गए। दबंग चुड़ैल वापस जंगल आ जाती है और अपने बरगद के पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है कि तभी वहां पर इंस्पेक्टर खेकड़ा का एक सिपाही आ जाता है और दबंग चुड़ैल को देखकर उससे बातें करने लगता है। क्यों रे पांडु, लगता है तुम्हारा नया इंस्पेक्टर गश्त नहीं देता है गांव में। गांव के खेतों से आलू चोरी हो रहे हैं और तुम लोग आराम से थाने में बैठे रहते हो। कैसी बात कर रही हो दबंग चुड़ैल? हम लोग तो पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है, चोर तो चोर ही होते हैं। वो तो नाक के नीचे से चीज चुरा ले। लेकिन हैरानी की बात है कि सारे खेत से आलू चोरी हो गए। उन लोगों को दोबारा से आलू की खेती कर लेनी चाहिए। अच्छा दबंग चुड़ैल, मैं चलता हूँ। मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं, बहुत दिनों से मिले नहीं। ये कहकर वो सिपाही चला जाता है। तभी दबंग चुड़ैल माधव के खेत में पहुंच जाती है। वहां चारों तरफ मिट्टी उखड़ी पड़ी हुई थी। दबंग चुड़ैल अपने हाथों को गोल गोल घुमाने लगती है और पूरे खेत में चक्कर काटते हुए डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए।
आलू की खेती करूंगी माधव तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तभी सारे खेत में आलू की खेती हो जाती है। वहां से गुजर रहे एक किसान को पकड़कर दबंग चुड़ैल उसे बोलती है, तुम तो माधव के साथ वाले घर में रहते हो ना, इधर आओ और माधव से कहो कि कहाँ चोरी हुई है। मुझे तो कहीं चोरी दिखाई नहीं दे रही, फसल तैयार खड़ी है, वो अपने आलू बेच क्यों नहीं देता। अरे ये कैसे हो गया? सुबह ही तो मैंने देखा था सारा खेत उखड़ा पड़ा था और अब इसमें आलू उग गए हैं। मैं अभी माधव को जाकर बताता हूँ, वो तो खुश हो जाएगा। वो आदमी लगभग भागता हुआ माधव के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके खेत में आलू की फसल खड़ी हुई है। क्यों मजाक कर रहा है मेरे भाई? मजाक नहीं कर रहा, चल आकर देख मेरे साथ। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा था, खेत में एक भी आलू नहीं था। ये तो सचमुच में जादू हो गया है। क्या कहते हो बाबा? अभी सारे आलू निकाल लेता हूँ और मंडी में बेच देता हूँ। हाँ बेटा, लगता है भगवान को हम लोगों के ऊपर दया आ गई है। तुम अभी ये सारे आलू निकाल लो। माधव और उसकी पत्नी मिट्टी खोदकर आलू निकालने लगे। वो आलू निकालते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और पीछे सारी जगह आलू रखे हुए थे। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर आलू ही आलू थे। इतने आलू जितने उन्होंने जमीन से निकाले भी नहीं थे। ये देखकर माधव की पत्नी डर जाती है। सुनो, कुछ तो गड़बड़ है। हमने इतने आलू नहीं निकाले जितने खेत में रखे हुए हैं। ये तो पूरा आलू का पहाड़ लग रहा है। वो तो मैं भी देख रहा हूं, कहीं इन आलू के अंदर कुछ है तो नहीं। तभी माधव एक आलू उठाता है और उसे तोड़कर देखता है। आलू आलू के जैसा ही था। वो हैरान था कि आखिर फिर इतने आलू खेत में आए कहां से। माधव जल्दी जल्दी से सारे आलू बोरियों में भरने लगता है। वो जब सारी बोरियों को गिनता है तो वो 40 बोरियां थी। ये तो सचमुच में मेरी उम्मीद से ज्यादा आलू हैं। इनका दाम भी मुझे अच्छा मिल जाएगा और बहन की शादी आराम से हो जाएगी। माधव सारे आलू लेकर मंडी में चला जाता है और जब वहां पर आलू की बोरियां उतरती हैं तो वो पूरी 70 बोरियां थी। ये कैसा जादू है? आलू की बोरियां तो 40 थी पर 70 है यहाँ पर। लगता है ये जादुई आलू है, लेकिन कौन होगा जिसने मेरी मदद की है? माधव सारे आलू बेच देता है और उससे पैसे मिलते हैं। वो लेकर घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी दबंग चुड़ैल उससे पूछती है, क्यों माधव, अब तो तू खुश है ना। खुश तो मैं बहुत हूं, पर तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? इसका मतलब तुम ही हो दबंग चुड़ैल जिसने ये सब कुछ किया है? वो जादुई आलू तुम्हारे हैं? देखो भाई, अब इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस वहां पर आलू उगाए थे। तुम्हारे बाबा बड़े ही स्वाभिमानी हैं, पैसे वैसे लेते रहे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी मेहनत भी हो जाएगी और मेहनत का पैसा भी। तुमने तो हमारी सारी चिंता ही खत्म कर दी है दबंग चुड़ैल। मैं भी सोच रहा था आखिर ये आलू इतनी ज्यादा मात्रा में आ कैसे रहे हैं। ज्यादा मत सोचो, जाओ अब आराम से सामान खरीदो और बहन की शादी करो। और हाँ, शादी के लड्डू खिलाना मत भूलना। और मुझे पता है कि एक लड़की की शादी में कितना पैसा लगता है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी बहन की शादी है उस दिन तक तुम्हारे खेत में रोज उतने ही आलू उतरेंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं दबंग चुड़ैल? तुमने तो सारी परेशानी ही खत्म कर दी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहन की शादी के लड्डू देने जरूर आऊंगा। अब माधव खुशी खुशी घर जाता है और अपने बाबा के हाथ में सारे पैसे रख देता है। ये तो कोई चमत्कार ही हो गया है बेटा, वरना हम लोग तो इतने गरीब हैं कि बेटी की शादी भी नहीं कर पाते। ये तो हमारी बेटी की किस्मत अच्छी है। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद माधव अपनी पत्नी से दबंग चुड़ैल के बारे में बताता है कि दबंग चुड़ैल ही है जिसने खेतों में वो जादुई आलू उगाए। सचमुच में कितनी अच्छी है वो, तभी गांव के सभी लोग उसे इतना पसंद करते हैं। देखो तो, बाबा का स्वाभिमान भी कम नहीं होने दिया और हमारी मदद भी कर दी। अगले दिन माधव फिर खेतों में जाता है और वहां पर से आलू निकाल कर मंडी में बेच देता है। इस तरह उसे 4-5 दिन में बहुत अच्छी रकम मिल जाती है। फिर वो अपनी बहन की शादी का पूरा इंतजाम करता है और धूमधाम से अपनी बहन की शादी करता है। शादी के बाद वो एक टोकरा भरकर लड्डू दबंग चुड़ैल के लिए लेकर जाता है। दबंग चुड़ैल, बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई है। ये लो मुंह मीठा करो। और ये सब कुछ तुम्हारे उन जादुई आलू की वजह से हुआ है। वाह वाह, लड्डू तो बहुत ही मजेदार बने हैं, खुश रहो। माधव वहां से चला जाता है। दबंग चुड़ैल वहां पर छोटे छोटे जानवरों को भी लड्डू खाने के लिए देती है और फिर सब लोग दबंग चुड़ैल के साथ झूमने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काफी भीड़ थी। गर्मी का सीजन,
शुरू हो चुका था और लोग बाग नए नए एसी खरीद रहे थे। मनदीप की दुकान पर आज नई एसी की रेंज आई थी। सारे एसी निकालकर शोरूम में लगा दिए गए और रात को दुकान बंद करने के बाद मनदीप घर चला गया। उधर उसके शोरूम में एक एसी खुद ब खुद चलने लगा। सुबह जब मनदीप ने दुकान खोली तो पूरा शोरूम बर्फ की तरह ठंडा था। उसने पावर बटन चेक किया तो वो बंद था। वो हैरान हो गया कि आज आखिर दुकान इतनी ठंडी कैसे थी। पूरे दिन भर काम में लगा रहा। लोग आते रहे, कोई टीवी, कोई एसी और कोई फ्रिज खरीद रहा था। कल 8 एसी आए थे, उनमें से 7 बिक गए और एक एसी बच गया। वहीं रोहन के घर में उसकी पत्नी रितिका गर्मी से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी और वो बार बार रोहन को एक एसी लाने के लिए बोल रही थी। रोहन का बेटा मयंक भी रोज अपने पापा से एसी की मांग कर रहा था। एक दिन सुबह संडे को, मयंक, जाकर अपनी मम्मी से कहो कि जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना ले। मयंक को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज इतनी तेज है कि मुझे रसोई में भी सुनाई दे रही है। जरा 4 मिनट यहाँ आके खड़े तो हो, तो तुम्हें पता चले कि यहाँ कितनी गर्मी है और जनाब को बढ़िया नाश्ता चाहिए। भाई ऐसा है कि आज मैंने सोच लिया है कि जो भी रसोई में मेरे लिए बढ़िया नाश्ता बनाएगा दोपहर तक, मैं उसके लिए एसी ले आऊंगा। एसी का नाम सुनते ही रितिका भागकर बाहर आती है। क्या कहा तुमने? एसी? सच में? रोहन, तुमने एसी ही कहा ना? हाँ मम्मी, पापा ने एसी ही कहा है। एक काम करो, बढ़िया सा नाश्ता कराओ और फिर दोनों तैयार हो जाओ। हम लोग आज एसी लेने जा रहे हैं। हम कोई बढ़िया सा विंडो एसी पसंद कर लेंगे। आखिर एसी तो एसी होता है। आज रात हम लोग सब ठंडे ठंडे कमरे में सोएंगे। रितिका फटाफट सबके लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाती है और फिर तीनों तैयार होकर मनदीप की दुकान पर पहुंचते हैं। आइए आइए, वेलकम वेलकम भाई साहब, बताइए क्या चीज चाहिए आपको? भैया, हमें एक अच्छा सा कंपनी का एसी दिखा दीजिए, पर ज्यादा महंगा ना हो। अरे एसी भाई साहब, आपको मैं अभी ऐसा एसी दिखाता हूँ कि आप भी याद रखेंगे कि क्या चीज दिखाई थी। मनदीप कई तरह के एसी दिखाता है, लेकिन रोहन को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। उसे विंडो एसी चाहिए था। तभी मनदीप को याद आता है कि एक विंडो एसी है जो महीने भर से बिक नहीं रहा। क्यों ना इस ग्राहक को दिखा दूं। मनदीप एसी दिखा देता है। ये देखिए भाई साहब, ये वाला एसी देखिए, विंडो एसी है और मस्त चलता है। बाय गॉड। रोहन और रितिका को वो एसी पसंद आ जाता है और दुकान वाले को पैसे देकर वो एसी घर ले आते हैं। एसी लगाने के बाद जब एसी ऑन करते हैं तो ठंडी ठंडी हवा से पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। वाह पापा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर आ गए हो। क्या करे बेटा, इतनी गर्मी पड़ने लगी है कि ये सब चीजें अब घर में होना जरूरी हो गई है। एक काम करती हूँ, गर्मा गर्म तो चाय बना लेती हूँ। एसी में चाय पीने का तो मजा ही कुछ और होगा। तीनों बहुत खुश थे। घर में एसी आ गया था। रात होने पर रोहन एसी ऑन कर देता है। सुनो रोहन, इसमें ना टाइमर लगा दो, क्या पता नींद ना खुले और पूरी रात एसी चलता रहे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो तीनों आराम से सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है, लेकिन एसी फुल स्पीड से चल रहा था। कमरा बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। ठंड से कांपते हुए रितिका की आंख खुलती है और वो देखती है कि एसी ऑन है। ये रोहन भी ना, कहा था मैंने कि टाइमर लगा दो। रितिका एसी बंद कर देती है और आकर सो जाती है। थोड़ी देर में फिर उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एसी ऑन है। वो सोचती है कि मयंक ने ऑन कर दिया होगा। वो वापस जाकर एसी बंद कर देती है और फिर आकर सो जाती है। रात के 3 बज जाते हैं। कमरा इतना ठंडा हो चुका था कि वो तीनों ही कांपने लगे। रोहन ने कंबल को ऊपर से खींच लिया और मयंक को भी अच्छे से ढक लिया। तभी रितिका भी अपना कंबल खींच लेती है। ठंड के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर एसी बंद करने के लिए खड़ी होती है और जैसे ही वो एसी के बटन को बंद करती है, एसी में से एक हाथ निकलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
ये देखकर रितिका की चीख निकल जाती है। शोर सुनकर रोहन भी उठ जाता है। क्या हुआ रितिका, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? अभी अभी एसी में से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और एसी बार बार अपने आप ऑन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस बहुत थक गई हो इसलिए ऐसा कह रही हो। चलो आओ, आराम से सो जाओ, आओ। रोहन एसी ऑफ कर देता है और फिर दोनों सो जाते हैं। जैसे तैसे करके रात कटती है। सुबह होने पर रोहन और मयंक चले जाते हैं और घर में रितिका अकेली होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो बहुत ही ठंडा हाथ था जिसने मेरे हाथ को पकड़ा, और वो एसी भी बार बार खुद से चालू कैसे हो रहा था। रोहन सही कह रहे हैं, शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। रितिका सारे घर का काम खत्म कर कर सोफे पर लेट जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे एसी चल रहा है। वो कमरे में जाकर देखती है तो सच में एसी ही चल रहा था। रितिका बुरी तरह घबरा जाती है और वो डरते डरते एसी का बटन बंद कर देती है। तभी मयंक घर आ जाता है और वो ठंडा कमरा देखकर खुश हो जाता है। मयंक के आने पर रितिका भूल जाती है कि अभी एसी ऑन था। मयंक अपना होमवर्क खत्म करके थोड़ी देर सो जाता है और रितिका की भी आंख लग जाती है। शाम को रोहन जब आता है तो बहुत देर तक बेल बजाता रहता है। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुलता तो वो रितिका के फोन पर फोन करता है। फोन की आवाज सुनकर रितिका की आंख खुलती है और वो देखती है कि रोहन दरवाजे पर है। मैं कब से दरवाजा बजा रहा हूँ और तुम की इतनी गहरी नींद सो रही हो। और ये सारा घर इतना ठंडा कैसे हो रहा है? हमने तो एसी एक ही कमरे में लगाया है। मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अरे 8 बज गए और मुझे पता भी नहीं चला। रोहन मयंक को उठा देता है और एसी बंद कर देता है। रितिका सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद वो लोग सोने के लिए जब कमरे में आते हैं तो कमरा काफी ठंडा था। ये कमरा तो ऑलरेडी बहुत ठंडा है। मैं ऐसा करता हूँ, बीच में रात को एसी चला लेंगे, अभी हम ऐसे ही सो जाते हैं। फिर वो तीनों सो जाते हैं। रात 12 बजे के करीब एसी चालू हो जाता है। रितिका को बहुत ठंड लगती है तो वो देखती है कि एसी चल रहा है। वो जाकर उसे बंद कर देती है। रात के 3 बजे के करीब रितिका उठती है तो एसी ऑन था। वो जैसे ही उसे बंद करती है उसमें से एक चुड़ैल निकलकर रितिका का हाथ पकड़ लेती है। ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। अरे आखिर तेरी दिक्कत क्या है? कल रात से परेशान करके रखा हुआ है। जब तुम लोगों को एसी में सोना ही नहीं था तो खरीदा ही क्यों? चुड़ैल को अपने सामने देखकर रितिका इतनी बुरी तरह घबरा जाती है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। रोहन को जब कमरे में आवाज सुनाई देती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल रितिका के हाथों को पकड़कर खड़ी हुई है और उसके ऊपर चीख रही है। चुड़ैल को देखकर रोहन घबरा जाता है, लेकिन वो साइड में रखे हुए फूलदान को चुड़ैल के सर पर दे मारता है। चुड़ैल को इसका कोई भी असर नहीं होता। वो अपने सर को झाड़कर रोहन को गुस्से से देखती है। तूने मुझे मारा, रुक, अब मैं बताती हूँ तुझे। वो रोहन को उठाकर पटक देती है। ये देखकर रितिका चुड़ैल को मारने के लिए भागती है। चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर एक साथ बांध देती है और एसी को फुल कर देती है। कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। मयंक की आँख खुल जाती है। वो एक चुड़ैल को कमरे में देखता है और अपने मम्मी पापा को बंधा हुआ देखता है। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, सुन लो। ये एसी मेरा है, मेरा। मुझे गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी गर्मी के कारण मैं मर गई थी एक दिन। फिर मैं चुड़ैल बन गई। एक दिन एक छोटे से टेम्पो में बहुत सारे एसी जा रहे थे तो मैं इस एसी के अंदर ही छुप गई। उस दुकान पर भी मैं पूरी रात एसी चला कर रहती थी। तो तुम्हें मारने में हमारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी तुम हमारे साथ गलत कर रही हो। मैं ये एसी कल ही वापस कर दूंगा, फिर तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहना। वैसे तो देखा जाए तो तुम्हारा घर भी बुरा नहीं है रहने के लिए।
मयंक बेचारा तो चुपचाप बिस्तर में ही लेटा रहता है कि तभी सुबह हो जाती है और वो चुड़ैल वापस एसी में बैठ जाती है। चुड़ैल जैसे ही एसी में जाती है वो तीनों घर छोड़कर पास के मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर जाकर पंडित को सारी बात बता देते हैं। देखो, तुम लोग ठहरे आज की पीढ़ी के चीजों को बाहर से लाते हो और लाकर ऐसे ही घर में लगा देते हो। ना तो उसका शुद्धिकरण करते हो और ना ही कोई पूजा पाठ करते हो। इसीलिए अब देख लो, वो मुसीबत तुम्हारे घर आ गई ना। खैर, कोई बात नहीं, मैं खुद ही अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उसको हमेशा के लिए तुम्हारे घर से बाहर कर देता हूँ। हमसे गलती हो गई पंडित जी। गर्मी इतनी थी कि बस आते ही एसी ऑन कर दिया। अब चुड़ैल हमारे जी का जंजाल बन गई है। बस आप किसी तरह हमें उससे मुक्ति दिला दीजिए। फिर पंडित जी उन तीनों के साथ उनके घर आते हैं और आते ही घर को पवित्र करने लगते हैं। तब वो एसी के पास जाते हैं और एक धूनी बनाकर एसी के अंदर धुआं घुसा देते हैं। चुड़ैल खांसते खांसते एसी से बाहर आ जाती है और वो तुरंत कोई जलने वाली चीज उस चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगती है और देखते ही देखते वो राख में बदल जाती है। पंडित सारी राख को इकट्ठा कर एक घड़े में डाल देता है और रोहन को कहता है कि जाओ इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दो। अब चुड़ैल कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। पंडित जी, अब आप आ ही गए हैं तो अब इस एसी को भी शुद्ध कर दो। फिर पंडित एसी को शुद्ध कर देते हैं। रोहन जाकर वो चुड़ैल की राख नदी में प्रवाहित कर आता है और आज जब वो रात को एसी में टाइमर लगाकर सोते हैं तो टाइमर अपने टाइम पर बंद हो जाता है। आज वो लोग पहली बार एसी में चैन की नींद सोते हैं।